स्वागत है। आज हमारे पास भूगोल पर कुछ बहुत ही दिलचस्प डिजिटल नोट्स हैं। ये हमें एक जबरदस्त सफर पर ले जा रहे हैं, ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर हमारे अपने सोलर सिस्टम तक। बिल्कुल, ये एक तरह से पूरे कॉस्मॉस का मतलब एक क्रैश कोर्स जैसा है जो एक सिंगल डॉक्यूमेंट में पैक किया हुआ है। तो हमारे पास ये नोट्स हैं जो ब्रह्मांड की पूरी कहानी बताने का दावा करते हैं। मैं तो ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि बिग बैंग से लेकर हमारे ग्रहों तक का सफर इसमें कैसे समझाया गया है। कहां से शुरू करें? जाहिर है सबसे बड़ी चीज से, खुद ब्रह्मांड से। इन नोट्स में दो मेन थ्योरीज का जिक्र है। हाँ, पहली है बिग बैंग थ्योरी, जिसे हम सब ने सुनाई है। 1927 में जॉर्ज लेमैत्रे ने ये आइडिया दिया था। अच्छा। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। करीब 13.8 अरब साल पहले सब कुछ, मतलब सारा मैटर, सारी एनर्जी एक मटर के दाने से भी छोटी, बेहद गर्म और डेंस जगह पर सिमटा हुआ था। और फिर बैंग, एक जबरदस्त धमाका हुआ और वहीं से स्पेस और टाइम की शुरुआत हुई। ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ, ठंडा हुआ और धीरे धीरे गैलेक्सी, तारे और ग्रह बने। बिल्कुल। लेकिन नोट्स में एक और थ्योरी का जिक्र है जो इतनी फेमस नहीं है, स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये क्या है? ये एक दिलचस्प विकल्प था जिसे फ्रेड हॉयल और उनके साथियों ने दिया था। वो भी मानते थे कि ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन उनका कहना था कि ये हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहेगा। मतलब कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। हाँ, जैसे जैसे गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाती हैं, बीच की खाली जगह में नया मैटर अपने आप बनता रहता है, ताकि ब्रह्मांड का जो ओवरऑल लुक और डेंसिटी है वो हमेशा एक जैसी रहे। मतलब नो बिगिनिंग, नो एंड। तो मतलब दोनों थ्योरीज ये तो मानती है कि यूनिवर्स फैल रहा है, बस उनके फैलने की वजह और तरीका अलग है। और इस फैलाव का आइडिया सबसे पहले एडविन हबल ने ही साबित किया था ना। एग्जैक्टली। हबल की खोज एक गेम चेंजर थी। 1929 में उन्होंने दिखाया कि हम किसी भी गैलेक्सी को देखें वो हमसे दूर जा रही है, और जो जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। अच्छा। और यही बिग बैंग थ्योरी के लिए सबसे बड़ा सबूत बना और स्टेडी स्टेट थ्योरी धीरे धीरे साइडलाइन हो गई। और ये गैलेक्सीज, जैसा कि नोट्स में लिखा है, असल में अरबों खरबों तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का एक विशाल कलेक्शन है जो ग्रेविटी से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, और हमारी पड़ोसन है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। वो हमसे कोई 2.5 लाख लाइट ईयर दूर है, लेकिन हमारी तरफ ही आ रही है। डरने की बात नहीं है, इनकी टक्कर करीब 4.5 अरब साल बाद होगी। चलिए तब की तब देखेंगे। अब इस विशाल ब्रह्मांड से जूम इन करते हैं हमारे अपने घर पर, हमारे सोलर सिस्टम पर। नोट्स के मुताबिक इसकी कहानी करीब 4.5 अरब साल पहले शुरू हुई थी। सबसे मानी हुई थ्योरी है नेब्युलर हाइपोथेसिस। सोचिए, गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल, जिसे नेब्युला कहते हैं, स्पेस में घूम रहा था। फिर किसी वजह से, शायद पास के किसी तारे में हुए सुपरनोवा धमाके से वो डिस्टर्ब हुआ और अपनी ही ग्रेविटी के कारण सिकुड़ने लगा। जैसे कोई स्केटर अपने हाथ अंदर खींचकर तेजी से घूमने लगता है, वैसे? क्या बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल वैसे ही। जैसे जैसे वो बादल सिकुड़ता गया, वो तेजी से घूमने लगा और चपटा होकर एक डिस्क में बदल गया। जैसे पिज्जा का डो फैलाते हैं। हाँ बिल्कुल। और इस डिस्क के सेंटर में इतना ज्यादा मैटर और प्रेशर जमा हो गया कि वहां न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया और हमारे सूरज का जन्म हुआ। और बाकी बची हुई डिस्क का क्या हुआ, वो जो धूल और गैस किनारे रह गई? वही तो ग्रहों की कहानी है। वो छोटे छोटे टुकड़े आपस में टकराकर और जुड़कर बड़े होते गए। पहले चट्टानें बनी, फिर प्लैनेटिज्मल्स यानी ग्रहाणु बने, और फिर अरबों सालों में यही जुड़कर आज के ग्रह, बौने ग्रह और एस्टेरॉयड बन गए। और ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझाती है कि क्यों सारे ग्रह एक ही प्लेन पर और एक ही डायरेक्शन में सूरज का चक्कर लगाते हैं। सही बात है। और इसी दौर में कोपर्निकस का वो मशहूर हीलियोसेंट्रिक मॉडल आया, जिसने सब कुछ बदल दिया। मतलब ये कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज हमारे सिस्टम का सेंटर है। हाँ, उस मॉडल ने हमें ब्रह्मांड में हमारी सही जगह दिखाई। चलिए अब उसी सेंटर पर फोकस करते हैं, सूरज पर। नोट्स में एक कमाल का फैक्ट है, हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मास अकेले सूरज में है। मतलब बाकी सब ग्रह, एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स सब मिलकर सिर्फ 0.14% है। ये तो यकीन करना भी मुश्किल है। ये सच है। सूरज एक विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर है जो हर सेकंड लाखों टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है। इसी प्रोसेस से जो एनर्जी निकलती है वही हम तक रोशनी और गर्मी बनकर पहुंचती है। और ये रोशनी हम तक पहुंचने में भी 8 मिनट 20 सेकंड लगा देती है, क्योंकि सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो हम जो सूरज देखते हैं वो हमेशा अतीत का होता है।
बिल्कुल। और उसके टेम्परेचर की तो बात ही अलग है। उसकी सतह, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, वो करीब 5600 डिग्री सेल्सियस गर्म है। लेकिन उसके कोर यानी केंद्र का तापमान 1,50,00,000 केल्विन से भी ज्यादा है। इन नोट में सौर ज्वाला यानी सोलर फ्लेयर और सूर्य कलंक यानी सनस्पॉट का भी जिक्र है। ये शब्द सुनने में तो बहुत नाटकीय लगते हैं। क्या ये वाकई उतने ही खतरनाक हैं? सौर ज्वाला वाकई में बहुत शक्तिशाली हो सकती हैं। एक बड़े सोलर फ्लेयर में अरबों हाइड्रोजन बमों जितनी एनर्जी एक साथ निकलती है। अगर इसका रुख सीधे पृथ्वी की ओर हो तो ये हमारे सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और पावर ग्रिड तक को ठप कर सकती है। और सनस्पॉट्स, वो तो सूरज पर काले धब्बे जैसे दिखते हैं। वो काले इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो अपने आसपास की सतह से थोड़े ठंडे होते हैं, हालांकि उनका तापमान भी हजारों डिग्री में होता है। ये वो जगह हैं जहां सूरज की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा उलझी और शक्तिशाली हो जाती है। इन्हीं जगहों से अक्सर सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं। और इसी मैग्नेटिक एक्टिविटी का एक खूबसूरत नतीजा भी है, ऑरोरा। बिल्कुल। जब सूरज से निकले चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिन्हें सोलर विंड कहते हैं, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो वो पोल्स की तरफ चले जाते हैं और हमारे वायुमंडल की गैसों से इंटरैक्ट करते हैं। अच्छा। इसी से आसमान में वो हरी, गुलाबी, नीली रोशनी की चादर दिखती है, जिसे नॉर्थ पोल पर ऑरोरा बोरेलिस और साउथ पोल पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये स्पेस वेदर का सबसे शानदार नज़ारा है। ये सोचना ही कमाल है कि इस एक तारे ने सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि ग्रहों के पूरे परिवार को कैसे आकार दिया होगा। चलिए अब ग्रहों का दौरा करते हैं। नोट्स में इन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, स्थलीय और जोवियन ग्रह। हाँ, और ये एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है इन्हें समझने का। स्थलीय ग्रह वो हैं जो सूरज के करीब हैं और चट्टान और मेटल से बने हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनकी सतह ठोस होती है। और जोवियन ग्रह बाहर के हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये गैस के विशाल गोले हैं जिनका कोई ठोस सरफेस नहीं है। सही कहा। ये एक तरह से सोलर सिस्टम के 2 अलग-अलग मोहल्ले हैं जिनके बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट की बाउंड्री है। ये बंटवारा हमें सोलर सिस्टम के बनने की कहानी भी बताता है। जब सिस्टम बन रहा था तो सूरज की गर्मी और सोलो विंड ने हल्की गैसों जैसे हाइड्रोजन और हीलियम को बाहर की तरफ धकेल दिया, जबकि भारी चट्टानी मटीरियल अंदर ही रह गया। चलिए सबसे अंदर वाले ग्रह से शुरू करते हैं। बुध यानी मर्क्यूरी, सबसे छोटा और सूरज के सबसे करीब। यहाँ दिन में भयानक गर्मी होती है, 430 डिग्री सेल्सियस तक, और रात में उतनी ही भयानक सर्दी, -180 डिग्री सेल्सियस तक। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका कोई वायुमंडल ही नहीं है जो गर्मी को रोक सके। अब शुक्र यानी वीनस की बात करें तो ये एक पहेली है। ये बुध से ज्यादा दूर है, फिर भी सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ऐसा कैसे? इसकी वजह है इसका वायुमंडल। ये कार्बन डाइऑक्साइड से इतना घना और जहरीला है कि एक तरह से प्रेशर कुकर जैसा काम करता है। सूरज की गर्मी अंदर तो आ जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। हाँ, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक चरम उदाहरण है और हमें दिखाता है कि वायुमंडल किसी ग्रह के भाग्य को कैसे बदल सकता है। इसीलिए इसे पृथ्वी का शैतान जुड़वां भी कहते हैं। और फिर आती है हमारी पृथ्वी, नीला ग्रह। अपने सही जगह पर होने की वजह से यहाँ जीवन पनप सका। फिर है मंगल, मार्स, लाल ग्रह। इसका रंग ऐसा क्यों है? उसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड यानी लोहे पर लगी जंग की भरमार है। मंगल आज ठंडा और सूखा रेगिस्तान है, लेकिन सबूत बताते हैं कि अरबों साल पहले यहाँ नदियां और झीलें बहती थीं। और यहीं पर सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पहाड़ ओलिम्पस मॉन्स भी है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। वाह! अब एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करके गैस के दिग्गजों की दुनिया में आते हैं। यहाँ बृहस्पति और शनि का राज है। बिल्कुल, ये दोनों मिलकर ही सोलर सिस्टम के 90% से ज्यादा ग्रहीय मास को समेटे हुए हैं। बृहस्पति तो इतना बड़ा है कि उसमें बाकी सारे ग्रह समा सकते हैं। सच में? हाँ, ये एक तरह से मिनी सोलर सिस्टम जैसा है। इसके 90 से ज्यादा चंद्रमा है, जिनमें से एक गैनीमीड बुध ग्रह से भी बड़ा है। और इसका ग्रेट रेड स्पॉट, वो क्या बोला है? वो एक विशाल तूफान है जो कम से कम 350 सालों से चल रहा है। ये इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पूरी पृथ्वी आराम से फिट हो सकती है। बाप रे! बृहस्पति एक तरह से हमारे सोलर सिस्टम का बड़ा भाई या बॉडीगार्ड है, जो अपनी जबरदस्त ग्रेविटी से कई खतरनाक एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को अपनी तरफ खींचकर हमें बचाता है। और शनि, सैटर्न,
तो अपने छल्लों की वजह से सबसे खूबसूरत माना जाता है। हाँ, और वो छल्ले ठोस नहीं हैं। वो बर्फ और चट्टानों के अरबों छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं जो शनि का चक्कर लगा रहे हैं। शनि की एक और मजेदार बात है इसकी डेंसिटी। ये पानी से भी हल्का है। क्या मतलब? मतलब अगर कोई इतना बड़ा बाथटब होता जिसमें शनि को रखा जा सके तो वो उसमें तैरता। वाह, ये तो कमाल है। अब आते हैं बाहरी और ठंडे ग्रहों पर। अरुण और वरुण, इन्हें बर्फ के दानव या आइस जायंट्स कहते हैं। हाँ, क्योंकि इनके अंदरूनी हिस्सों में पानी, मीथेन और अमोनिया जैसी जमी हुई बर्फ की मोटी परतें हैं। अरुण बहुत ही अजीब ग्रह है। इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ मतलब? ये अपनी एक्सिस पर 98 डिग्री झुका हुआ है। जहाँ बाकी ग्रह लट्टू की तरह घूमते हैं, वहीं अरुण एक गेंद की तरह लुढ़कता हुआ सूरज का चक्कर काटता है। ऐसा क्यों? शायद अरबों साल पहले किसी बड़ी चीज से टक्कर का नतीजा है ये। और आखिर में वरुण यानी नेपच्यून, सोलर सिस्टम का सबसे दूर और तूफानी ग्रह। यहाँ सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाएं चलती हैं, 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से। इसकी खोज की कहानी भी कमाल की है। वो क्या है? इसे टेलीस्कोप से देखकर नहीं खोजा गया था, बल्कि अरुण की ऑर्बिट में आ रही गड़बड़ियों को देखकर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पता लगाया गया कि वहां कोई और बड़ा ग्रह होना चाहिए। ये इंसान के दिमाग की जीत थी। ग्रहों के अलावा भी तो बहुत कुछ है। नोट्स में धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड का भी जिक्र है। और ये सिर्फ मलबा में ही है, ये सोलर सिस्टम के बनने के समय के बचे हुए फॉसिल्स हैं। इन्हें स्टडी करके हम 4.5 अरब साल पहले की कहानी जान सकते हैं। जैसे धूमकेतु यानी कॉमेट्स। नोट्स में लिखा है कि ये बर्फीली चट्टानें हैं। इन्हें डर्टी स्नोबॉल भी कह सकते हैं। ये धूल, चट्टान और जमी हुई गैसों से बने होते हैं। जब ये सूरज के पास आते हैं तो गर्मी से इनकी बर्फ पिघलकर गैस बन जाती है और एक लंबी पूंछ बन जाती है। हैली का धूमकेतु सबसे मशहूर है, जो हर 76 साल में लौटता है। और क्षुद्र ग्रह मतलब एस्ट्रॉइड्स? ये ज्यादातर चट्टानी या धातु के पिंड हैं। ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट में पाए जाते हैं। माना जाता है कि ये एक ऐसा ग्रह बनने की कोशिश कर रहे थे जो बृहस्पति की जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से कभी बन ही नहीं पाया। और वो चीज जिसे हम टूटता तारा कहते हैं। नोट्स में मीटियोरॉइड, मीटियोर और मीटेराइट में फर्क बताया गया है। हाँ, और ये फर्क समझना बहुत आसान है। जब चट्टान का कोई टुकड़ा स्पेस में घूम रहा है तो वो मीटियोरॉइड है। जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में घुसता है और घर्षण से जलने लगता है तो वो जलती हुई लकीर मीटियोर यानी टूटता तारा है। और अगर उसका कोई हिस्सा जलने से बचकर जमीन पर आ गिरे तो वो पत्थर मीटियोराइट कहलाता है। बिल्कुल साफ हो गया। और हम प्लूटो को कैसे भूल सकते हैं, जिसे 2006 में ग्रहों की लिस्ट से निकाल दिया गया। नोट्स में इसकी वजह भी बताई गई है। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ग्रहों होने की 3 शर्तें तय की। पहली, वो सूरज का चक्कर लगाता हो। दूसरी, वो इतना बड़ा हो कि अपनी ग्रेविटी से लगभग गोल हो जाए। प्लूटो ये दोनों शर्तें तो पूरी करता है ना? बिल्कुल, लेकिन तीसरी शर्त थी कि उसे अपनी ऑर्बिट यानी कक्षा को आसपास के दूसरे पिंडों से साफ कर देना चाहिए। मतलब अपनी ग्रेविटी से या तो उन्हें अपने में मिला ले या दूर फेंक दे। प्लूटो इस तीसरी शर्त में फेल हो गया। अच्छा। उसकी ऑर्बिट में उसके जैसे और भी कई बर्फीले पिंड हैं, इसीलिए उसे बौना ग्रह मतलब डॉर्फ प्लैनेट का नया दर्जा दिया गया। तो अब वो कुइपर बेल्ट का राजा है, जो वरुण के पार बर्फीले पिंडों की एक विशाल पट्टी है। सही कहा, कुइपर बेल्ट और उससे भी आगे ऊंट क्लाउड। ये सोलर सिस्टम के सबसे ठंडे और बाहरी इलाके हैं, जहां से ज्यादातर धूमकेतु आते हैं। तो हमने नोट्स से ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर प्लूटो के दर्जे तक का सफर तय कर लिया। ये दिखाता है कि कैसे हर खगोलीय पिंड, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा हो, एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा है। बिल्कुल, हमारा सोलर सिस्टम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डायनामिक जगह है। ये नोट्स हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते, बल्कि हमें हमारे वजूद और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। और ये ज्ञान लगातार बढ़ रहा है। इन नोट्स में हाल के भारतीय स्पेस मिशंस का भी जिक्र है, जैसे सूरज की स्टडी के लिए आदित्य L1 और चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग। और यही बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। आगे की सोच ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन खगोलीय पिंडों के बारे में हमारा ज्ञान कितनी तेजी से बढ़ रहा है। आज से 50 साल बाद इसी विषय पर बने नोट्स में
कौन सी नई खोजें शामिल होंगी जो आज हमें साइंस फिक्शन लगती हैं? क्या हम मंगल पर जीवन के पक्के सबूत ढूंढ चुके होंगे या किसी दूसरे तारे के किसी ग्रह के वायुमंडल का विश्लेषण कर रहे होंगे? ये एक बेहतरीन सवाल है। क्या हमारे बच्चे उन ग्रहों के बारे में फैक्ट्स याद कर रहे होंगे जिनके बारे में आज हम जानते तक नहीं है? और इसी सवाल पर सोचना आज की इस बातचीत को खत्म करने का एक शानदार तरीका है।